हेलो दोस्तों, मैं शुभम पटेल आपको यूपी कॉमन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी की बुक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें सभी टॉपिक्स को यूनिट वाइज सेक्शन में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली यूनिट का, जिसका नाम है एंशिएंट बॉटनी एंड माइक्रोबियल टेक्निक्स। मतलब एंशिएंट बॉटनी के तहत हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में बॉटनी का क्या महत्व था और किस तरीके की वनस्पतियाँ और औषधियाँ हमारे लिए लाभकारी थी। इसके बारे में हमें क्या जानकारी इस यूनिट से मिलती है, इसकी जानकारी हम लेंगे। और माइक्रोबियल टेक्निक्स मतलब जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं, जैसे वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, इनकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस किस तरीके से हम इनको यूज़फुल बना सकते हैं और इनका क्या क्या नुकसान है, इनकी जानकारी हमें इस यूनिट से मिलती है। जैसे कि बॉटनी वर्ड की बात करें, वनस्पति विज्ञान, असल में ये ग्रीक वर्ड बॉटेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पौधा, घास या चारागाह। अब जैसे कि बॉटनी के बारे में एंशिएंट समय से बहुत तरीके के जानकार अपनी अपनी जानकारी के अनुसार हम लोगों को औषधियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण थियोफ्रेस्टस, जिनको आप लोग जानते हैं, ये प्राचीन यूनानी विद्वान थे। इन्होंने वनस्पति यानी बॉटनी की अनेक औषधियों के बारे में हमें जानकारी दी, जिनका क्या लाभ है हमारे शरीर पर या हमारे जीवन में। इन्होंने अपनी 2 बुकें लिखी, जिनमें से इनकी पहली बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, जिसमें इन्होंने प्लांट्स की भौगोलिक श्रेणियां और आकार बढ़ने के तरीके को वर्गीकृत किया था। इसमें इन्होंने बताया कि किस किस तरीके के प्लांट्स हमें मिलते हैं और किस किस तरीके के प्लांट्स किस शेप में, किस साइज़ में होते हैं, उनसे फ्रूट्स किस तरीके के मिलते हैं, कैसी लीव्स होती हैं। और इनकी दूसरी बुक थी पौधों के कारणों पर, जिसमें इन्होंने पौधों को उगाने के सर्वोत्तम तरीकों के साथ साथ स्वाद और भौतिक गुण के बारे में बताया। मतलब प्लांट से हमें किस किस तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी जानकारी इन्होंने हमको दी। इस कारण इन्हें हम लोग वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। आगे हम बात करते हैं प्राचीन वैदिक और वंशागति विज्ञान। अब जैसा कि यूनानी जानकार थियोफ्रेस्टस ने हमें बताया कि किस किस तरीके की औषधियाँ उस समय अवेलेबल थी, उनका हमारे शरीर पर क्या महत्व था और क्या क्या गुण उनके अंदर थे, जिससे कि हमें लाभ हो सके। इसी क्रम में भारत में अलग अलग तरीके के जानकार जो कि प्राचीन काल के थे, उन प्राचीन काल से ही हमें उन औषधियों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि हम सिंधु घाटी के लोगों के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लोगों को बहुत तरीके की वनस्पतियां, औषधियां और पौधों की जानकारी थी, जिसमें गेहूं, जौ, बाजरा, खजूर, अनेक तरीके की सब्जियां और खरबूजे, इनके पौधों की इनको जानकारियाँ थी। और सबसे महत्वपूर्ण इनको कपास की जानकारी थी, जिसका ये बिजनेस भी करते थे और बहुत बड़ी लेवल में कल्टीवेशन करते थे। इसी क्रम में वैदिक साहित्य के समय हम पौधों की बात करें तो वैदिक साहित्य के समय जो भी पौधों की जानकारियाँ थी, हम लोगों को उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि उनके भाग और उनके बाहरी और आंतरिक संरचना, पौधों का वर्गीकरण और मिट्टी की उर्वरता, इन सब की जानकारी हमें वैदिक समय से ही मिलती है। उत्तर वैदिक समय में भी जो भी जानकार थे, जिनका नाम चरक और सुश्रुत हम जानते हैं, इन्होंने, ये चिकित्सा विज्ञानी थे, इन्होंने भी अलग अलग औषधियों और उनका हमारे शरीर पे होने वाले लाभ के बारे में हमें जानकारी दी। इन्होंने वृक्षायुर्वेद, जो कि पराशर द्वारा लिखी गई है, इसमें भी अलग अलग तरीके की वनस्पतियों की जानकारी हमें दी जाती है। अब हम बात करते हैं वेदों में किन किन पौधों की जानकारी दी गई है, क्या उनका औषधि गुण है। चूँकि वेदों में ज़्यादा औषधीय पौधों की जानकारी हमें दी गई है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं।
तो सबसे पहले इस क्रम में बात करें, सोमा का पौधा सबसे ज़्यादा ये ऋग्वेद और संहिता में इसका वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है, लेकिन अभी इसकी उत्पत्ति और उसकी प्राप्ति कहाँ से है इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाई है। उसके बाद हम बात करें कि सोमा के पौधे को हम वनराज या वन के भगवान के रूप में जानते हैं। सोमा के पौधे का बहुत ही औषधीय महत्व था। अब इसी क्रम में एफेड्रा जो कि एक जिम्नोस्पर्म है और सार्कोस्टेमा ये फूल वाला पौधा कहलाता है। उसके बाद ये मशरूम जो कि एक फंगस है। इन सब की भी जानकारी हमें एंशिएंट समय में यानी वेदों से ही इनकी जानकारी हमें होती है। वैदिक काल में जैसे पीपल या अश्वत्था जिसका बोटेनिकल नेम है फाइकस रेगिलियोसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा बताया गया है जिसका एंशिएंट समय में इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे वृक्ष का वर्णन किया गया है जो औषधीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आइए हम देखते हैं उन वृक्षों के क्या क्या नाम थे। सबसे पहले हम बात करें सिल्क कॉटन जिसका बोटेनिकल नेम है साल्मालिया मालबेरिकम। इसी क्रम में खादिरा इसका बोटेनिकल नेम होगा अकेसिया कटेचू। सिमसुपा जिसका बोटेनिकल नेम है डलबर्जिया सिसू। इसी क्रम में विभीतका जिसका बोटेनिकल नेम है टर्मिनालिया बेलेरिका। समी ये प्रोसोपिस स्पीसीज़ का है। और प्लाक्सा जो कि फाइकस इन्फेक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्लांट्स के बारे में हम जान रहे हैं ये सभी वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं पादप आकृति विज्ञान के बारे में, यानी वैदिक काल में पौधों के किन किन भागों की को किन किन नामों से या उनका क्या महत्व था इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे ऋग्वेद में पौधों के भागों के बारे में जानकारी दी गई थी, जबकि अथर्ववेद में पौधों को पर पूर्ण विवरण दिया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद में शुरुआत में पौधों के जो जो पार्ट्स थे उनका औषधि रूप में क्या इस्तेमाल है इनकी जानकारी दी गई थी। इसी तरह अथर्ववेद में पूरी जो औषधियाँ थी, जो भी प्लांट्स थे उनका क्या क्या महत्व है इनकी जानकारी दी गई है। अथर्ववेद को पादप आकृति विज्ञान का पहला लिखित अधिकार माना जाता है। मतलब अथर्ववेद में लिखित रूप से महत्वपूर्ण औषधियों की जानकारी दी हुई है। 8 प्रकार की वृक्ष विकास प्रवृत्तियों का वर्णन इसमें किया गया है। अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके की वृक्षों की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। सबसे पहले विशाखा, इनमें उस तरीके की पौधे रखे गए थे जिनमें फैली हुई शाखाएं होती थी। दूसरा मंजरी, मतलब लंबे गुच्छों वाली पत्तियां इस कैटेगरी के अंतर्गत रखे गए थी। स्तंभिनी, झाड़ीदार पौधे इस कैटेगरी में रखे गए थे। प्रस्तानवती, पौधे जो फैलते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा घने और बड़े आकार में हो जाते हैं, वो प्रस्तानवती के अंतर्गत रखे गए थे। एक श्रृंगा, एक कांगी वृद्धि वाले पौधे, मतलब वो पौधे जिनमें मोनोपोडियल ग्रोथ है, मतलब मेन सिंगल स्टेम से स्मॉल ब्रांचेस निकलती थी। ऐसे पौधों को, ऐसे प्लांट्स को एक श्रृंगा कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया था। अब हम बात करें प्रतानवती, मतलब इसमें रेंगने वाले पौधों की जानकारी दी जाती है। वो पौधे जो क्रीपर्स थे उनके बारे में जानकारी दी गई थी। जैसे कांदिनी, गांठदार जोड़ों वाले पौधे, ऐसे प्लांट्स जिसकी जो जोड़ थी उस पर गांठें दी हुई थी, जैसे लेग्यूम्स जो प्लांट्स होते हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल में किन किन वनस्पतियों को उनके आकार के हिसाब से किन किन नामों से जाना जाता था, इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्राचीन संस्कृति कार्यों में पौधों को उनकी रूपात्मक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जैसे उनकी बनावट के आकार पर देखा जाए तो
जो रोम वाले तने थे उनको लोमसा या वासना के नाम से जानते थे। कोमल पत्तीदार जो पौधे थे उनको मृदुपत्र के नाम से जाना जाता था। मुलायम पत्तियां थी वो मृदुपत्र, और जो मोटे पत्तियां थे उन्हें स्निग्धापत्र के नाम से जानते थे। आकार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो लंबी पत्तियां थीं उनको प्राचीन काल में दीर्घापत्र के नाम से जाना जाता था, और जो सड़े हुए पत्ते थे उनको मंडल पत्र के नाम से जाना जाता था। चौड़ी पत्ती जिन जिन पौधों की पत्तियां चौड़े ब्रॉड स्केल में थी, चौड़े आकार में थी, उनको विशाल पत्र के नाम से जाना जाता था। इसी तरह अगर हम रंग की बात करें, चूँकि अलग अलग पौधों में फूल फल अलग अलग रंग के होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे सफ़ेद पत्ते हैं तो उन्हें श्वेत पत्र, लाल रंग के पत्ते हैं तो वो रक्त पत्र, और नीले रंग के पत्ते नीला पत्र, और जो सोने रंग यानी जो येलो कलर के थे वो सब सुवर्ण रंग के नाम से जाने जाते थे। अब इसी क्रम में हम स्वाद की बात करें तो बहुत से स्वाद के आकार के हिसाब से देखा जाए तो हम फलों का स्वाद लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लीव्स भी हम लोग खाते हैं या मेडिसिन के रूप में लेते हैं। जैसे तुलसी की बात करें तो इसी तरह प्राचीन काल में जो भी पौधे थे उनकी पत्तियां स्वाद में किस तरीके से थी, उनका क्या क्या नाम था, इसकी जानकारी हम देखते हैं। जैसे मीठे पत्ते थे उनको स्वदुपत्री के नाम से जानते थे, जो खट्टे पत्ते थे उनके लिए आंवला पत्र रहता था, जो कसूरी पत्ते थे यानी जो थोड़े कड़वे पत्ते थे वो कटु पत्र के नाम से जाने जाते थे। फिर कांटेदार जो पत्तियां थी उन्हें टीका पत्र के नाम से जाना जाता था। अब जैसे इसमें गर्म स्वाद लिखा हुआ है तो गर्म स्वाद का मतलब कहलाएगा कि उनका जो स्वाद था वो बहुत तीक्ष्ण था, बहुत ही ज़्यादा तीखा या कड़वा था, इसलिए यहाँ पे गर्म स्वाद का नाम दिया गया। सतह उसकी, उनकी सरफेस, पत्तियों की कैसी सरफेस थी उसके अकॉर्डिंग रोम वाली पत्तियों को रोमासा पत्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन ऐसी पत्तियां जिनमें छेद थे, स्पोर्स थे, वो रंध्र पत्र के नाम से जाने जाते थे, और छाल जैसी पत्तियां थी उन्हें वल्का पत्र के नाम से जाना जाता था। अब हम इस क्रम में बात करते हैं तो लीफलेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि अलग अलग पत्तियों के पत्रक किस किस तरीके के नाम से जाने जाते थे। जैसे अगर एक पत्रक के लिए है तो एक पत्रिका, दो पत्रक हैं तो द्विपत्रिका, तीन पत्रक हैं त्रिपत्रिका, इसी तरह चार हैं तो कटु पत्रिका। लेकिन जिनमें कई पत्रक होते थे, लीफलेट्स ज़्यादा होते थे, उन्हें बहुपत्रिका के नाम से जाना जाता था। कैलिक्स की बात कर रहे हैं तो उनको हम जलक के नाम से जानते थे, और कोरोला को पुष्पदल के नाम से जाना जाता था। इसी तरह एंडोसियम को केसर के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल के जो जानकार लोग थे वो जानते थे कि पौधों में अनेक प्रकार की चेतना पाई जाती है, जिनके बारे में प्राचीन भारतीयों ने हमें जानकारी दी। उस विषय में पौधों में चेतना होती है ये, लेकिन निष्क्रिय रूप में रहती है। अब हम मनु के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पौधों में एक छिपी हुई चेतना होती है जो सुख दर्द को समझ सकती है। अब इस प्राचीन काल में लोग जो जानकार थे उन्होंने पौधों में चेतना को जाना कि हाँ पौधों में चेतना होती है। अब अंकुरण की हम बात करें तो पौधों में जो बीज था इसको तकनीकी भाषा में वीजा कहा जाता था, और इन जो कि वेसल्स से अगर बीज इनक्लोज्ड है तो वो वीजाकोश के नाम से जाना जाता था। फिर एंडोस्पर्म जिसे हम सस्य के नाम से जानते थे, और कॉटलीडन जिसे हम वीजापत्र के नाम से जाना जाता था। अब हम उन बीजों की बात करें जो कि एक बीज पत्र थे यानी मोनोकॉटलीडन्स थे, उनको हम एक मात्रक वीजा कहा जाता था, और जो द्विमात्रक वीजा हैं यानी डाइकॉटलीडन्स हैं उन्हें द्विमात्रक वीजा के नाम से जाना जाता था। अब प्राचीन जानकारों को अनेक पौधों की जानकारी थी,
इसलिए उन्होंने सभी पौधों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। तो आइए हम देखते हैं प्राचीन काल में किस तरीके से पौधों को किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर उन्हें विशेष संघ के रूप में विशेष क्लास में डिवाइड किया गया हो तो इसमें पहला एग्जाम्पल आएगा बोधिध्रुम, जिसका बोटेनिकल नेम है फाइकस रेजिलियोसा। इसी क्रम में अशोका, जिसे हम अशोक के पेड़ के नाम से जानते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है सराका इंडिका। और शिवशेखर, जो कि धतूरा के नाम से जाना जाता था। अब विशेष गुण हैं, अगर उनमें कैरेक्टर हैं अलग तरीके का, जैसे कि औषधि कैरेक्टर है या फिर कोई घरेलू रूप से उपयोगी है, उसको अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जैसे दाद्रुघ्ना, जिसका बोटेनिकल नेम है कैसिया फिस्टुला। नेक्स्ट करपसा, जिसे कॉमनली हम लोग कपास यानी कॉटन के पेड़ के नाम से जानते हैं। फिर रूपात्मक विशेषताओं के आधार पे देखा जाए तो पत्तियों का आकार और संयुक्त पत्ती में पत्तियों की संख्या, फूलों का आकार और रंग, इस अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। और पर्यावरणीय संघ के अकॉर्डिंग देखा जाए तब इसमें किन किन एग्जाम्पल हम देखते हैं। सौबीरा, जिसका बोटेनिकल नेम है जिजीफस जुजुबा। फिर मगधी, जिसका बोटेनिकल नेम चमेली है। और वैदेही, जो कि काली मिर्च के नाम से जानी जाती है, एक जलजा पौधा था। फिर पंकेरुहा, जिसे हम कमल के नाम से जानते हैं। अब प्राचीन जानकारों ने पौधों को किन किन कैटेगरी में रखा है, यानी किस कैटेगरी में कैसे पौधे आते हैं, इनके बारे में हम जानकारी देते हैं। जैसे मनु, चरक और उदयन ने, जो कि प्राचीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने पौधों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया। और मनु ने पौधों को निम्नलिखित 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। जैसे कि सबसे पहली बात करें औषधि, इसमें प्रचुर मात्रा में फूल फल वाले पौधे आते हैं, लेकिन फल लगने के बाद ये मुरझा जाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ। फिर अगले कैटेगरी आती है वनस्पति की, जिसमें फल वाले पौधे हैं लेकिन बिना स्पष्ट फूल के हैं। इसमें फल होता है लेकिन फूल पूरा स्पष्ट या बड़ा ब्रॉड नहीं होता है। अब वृक्ष की बात करें तो फूल और फल के साथ ये पेड़ होता है। तो कि मतलब जिन जिन पौधों को वृक्ष की कैटेगरी में रखा गया है उनमें फल और फूल पूरे डेवलप कंडीशन में होते थे। गुच्छे की बात करें तो इसमें झाड़ीदार जड़ी बूटियाँ होती थीं। और गुल्मा, ये रसीली झाड़ियाँ होती थीं। मतलब ट्रना, ये छोटी छोटी घासों को इस कैटेगरी में रखा गया है। और प्रणा, ये रेंगने वाले अपने तने ज़मीन पर फैलाते हैं। जैसे हम कद्दू के पेड़ की बात करें और लौकी के पेड़ की बात करें, ये पौधे रेंगने वाले होते थे, यानी क्रीपर्स डेवलपमेंट प्लांट होते थे। फिर वल्ली, इस कैटेगरी में पर्वतारोही यानी प्रवेश करने वाले पौधे आते थे, मतलब जो क्लाइंबर्स होते थे, और इन विंटर्स पौधे इसके अंतर्गत आते थे। प्राचीन जानकार जो वनस्पति शास्त्री थे, उनकी औषधियों के ऊपर जानकारी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आधुनिक समय में जो भी हमारे बॉटनिस्ट थे उन्होंने क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में जानकारी देखते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं जगदीश चंद्र बसु जी की, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि पौधे गर्मी, ठंड, प्रकाश और पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसा कि प्राचीन समय में जानकारों ने बताया कि पौधों में चेतना होती है, ये इसको प्रूव किया जगदीश चंद्र बसु जी ने। और इन्होंने एक निरीक्षण करने के लिए क्रेस्कोग्राफ नाम का उपकरण तैयार किया, जो कि बताता था कि पौधों में किस तरीके से वृद्धि हो रही है, वो गर्मी ठंड के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं। इस क्रम में हम अगले साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो जो हैं मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन, जिन्हें हम MS स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम हरित क्रांति के भारतीय पिता के रूप में जानते हैं। हरित क्रांति इन्हीं के देन है। इन्होंने हरित क्रांति से भारत की सभी फसलों को और उन्नत किस्म में डेवलप करने में सहायता दी।
इस क्रम में हम अगले साइंटिस्ट की बात करें तो जिनका नाम है बीरबल साहनी। ये एक जीवाश्म विज्ञानी थे, यानी पैलियोबॉटनिस्ट थे। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में जीवाश्म की जांच की थी। जो भी भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल के औषधियाँ और पौधे थे, उनकी खोज, उनकी जानकारी इन्होंने ही दी थी। जैसा कि यूनिट का नाम है माइक्रोबियल टेक्निक्स, तो हम अलग अलग माइक्रोब्स जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो क्या टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। तो फर्मेंटेशन क्या होता है कि वो फूड प्रोडक्ट्स जिनमें शुगर की अवेलेबिलिटी होती है, उनको ईस्ट यानी खमीर से अगर हम रिएक्ट कराएं तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। अब फर्मेंटेशन क्या होती है, में ये जैव रासायनिक गतिविधि है, यानी ये जैव रासायनिक गतिविधि कहलाती है, जिसमें रासायनिक रूप से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होने के बाद रिलीज़ होता है और फर्मेंटेशन की हेल्प से सबसे ज़्यादा अल्कोहल बनाया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस घरों में छोटे लेवल पे और इंडस्ट्रीज़ में बड़े लेवल पे किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं फर्मेंटेशन इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर है तो उसकी क्या जानकारी दी जाती है। इसको उद्योगों में भोजन, औषधि और मादक पेय का पदार्थों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक किण्वन तकनीक में शामिल सिद्धांत जीवों को इष्टतम परिस्थितियों में उगाया जाता है, यानी इसमें जो भी रिएक्शन कराई जाती है, इसमें एक उनको इष्टतम परिस्थिति यानी ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि जो भी माइक्रोब्स हैं वो डेवलप करें और फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। अब इसमें कच्चे माल के रूप में कार्बन, नाइट्रोजन, लवण और सूक्ष्म मात्रा में तत्व और विटामिन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स को न्यूट्रिशन अच्छे लेवल पे मिले और फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। अब आगे हम बात करते हैं किण्वन के तरीके की, किस किस तरीके के किण्वन किए जाते हैं, यानी फर्मेंटेशन किस किस टाइप से किए जाते हैं। सबसे पहले बात करें बैच फर्मेंटेशन, अगला है फैट बैच फर्मेंटेशन और कॉन्टिन्यूअस यानी सतत फर्मेंटेशन। अब इसमें हम सबसे पहले बैच किण्वन यानी फर्मेंटेशन बैच फर्मेंटेशन के बारे में जानकारी लेंगे। ये क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इनोकुलेटेड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ बैच कल्चर मीडियम, यानी इस फर्मेंटेशन में फिक्स्ड वॉल्यूम में फर्मेंटेशन या माइक्रोब्स को कल्चर किया जाता है। बैच फर्मेंटेशन को अलग अलग क्रम में हम समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसको अलग अलग स्टेप से डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला होता है अंतराल चरण, यानी कि लॉग फेज। इसमें ये शुरुआत की ग्रोथ फेज़ है जिसमें कि फर्मेंटेशन होना स्टार्ट ही हुआ होता है, स्टार्टिंग फेज़ है। जैसे कि हम इस ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं, इसमें 1 नंबर जो दिया है ये कहलाता है लॉग फेज, यानी कि अंतराल चरण। यह सबसे पहला चरण होता है, इसमें कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं दिखाई देती है और ये रासायनिक विश्लेषण मेटाबोलाइट होते हैं और परिस्थिति के अनुकूल ये डेवलप होने की कंडीशन स्टार्ट ही हो रही होती है। हम देख सकते हैं कि ये फेज़ काफ़ी छोटा रखा गया है, इसमें डेवलपमेंट माइक्रोब्स का स्टार्ट हुआ ही होता है, इसलिए ये 1 है। अब हम माइक्रोब्स के डेवलपमेंट को इस ग्राफ के अनुसार समझ सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ की स्टार्टिंग दी हुई है, इसलिए ये फेज़ स्टार्ट ही हो रहा है। सेकेंड नंबर पे ट्रांजिएंट एक्सीलरेशन फेज़ कहलाता है, जिसे हम क्षणिक त्वरण चरण कहते हैं। ये इनोकुलम
बढ़ाना शुरू करता है, यहाँ से इनोकुलम बढ़ना शुरू होता है। मतलब ये जो सेकेंड फेज़ दिया हुआ है, ये सेकेंड फेज़ में डेवलपमेंट का स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट फेज़ में माइक्रोब्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, सेकेंड फेज़ में उनमें डेवलपमेंट प्रोसेस की कंटिन्यूटी आ जाती है। अब हम इसको थर्ड फेज़ को देखते हैं, जो कि बाकी के 2 फेज़ से काफ़ी बड़ा है। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें माइक्रोब्स का डेवलपमेंट या फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए माइक्रोब्स को एनवायरनमेंट बहुत ही सूटेबल या फेवरेबल कंडीशन में मिलने लगता है, इसलिए इस फेज़ को काफ़ी बड़ा दिखाया गया है और इसमें ग्राफ काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है और ग्रो करता है। यानी ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें माइक्रोब्स बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि इस फेज़ में न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही अच्छा होता है और उनको डेवलप करने के लिए फेवरेबल कंडीशन भी बहुत ही सूटेबल होती है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो कि होता है ये ग्राफ में, फोर्थ स्टेप, इस स्टेप में केमिकल रिएक्शंस में कुछ स्लो चेंज देखने को मिलता है, जिस वजह से इस फेज़ को छोटा रखा गया है। नेक्स्ट फिफ्थ फेज़, यहाँ पे आके केमिकल रिएक्शंस पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती हैं। मतलब अब कोई भी न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इस वजह से आगे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट ये 6 स्टेप से आके ग्राफ नीचे की ओर कर्व करता है। मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशन या रिएक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। यही 6 स्टेप्स इन तीनों प्रोसेस में, यानी जो भी हमारी स्टेप्स हैं इसमें दिखाया जाता है। जैसे कि हम बैच कल्चर की बात करें या फिर फैट बैच कल्चर की बात करें या फिर हम कंप्लीट सतत कल्चर की बात करें, तीनों में ये स्टेप शो हुए हैं। अब जैसे हमने सभी चरणों को एक एक क्रम में देखा है, तो इस क्रम में जो हमारा 5वां स्टेप था, जैसे कि मैंने बताया, इसमें मृत्यु का चरण कहलाता है। यानी इसमें आके कोई भी न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से पूरी तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है। अब इस बैच किण्वन प्रक्रिया की क्या क्या लाभ मिलते हैं कि कम जगह की आवश्यकता है। यानी अगर ये हमें प्रक्रिया यानी बैच किण्वन फर्मेंटेशन हमें करना है तो फिर हमें कम जगह की आवश्यकता होगी और आसानी से संभाला जा सकता है। यानी इस रिएक्शन को, फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंट्रोल वे में किया जा सकता है, छोटी जगह में किया जा सकता है और इसमें संदूषण यानी कि कोई भी कंटामिनेशन की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये स्मॉल लेवल पे होता है और इसमें कोई भी कंटामिनेशन की दिक्कत नहीं आती है। हानियाँ, अच्छा इसमें चूँकि स्मॉल लेवल पे हो रहा है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती तो थोड़ी लंबी है, तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या इसकी हानियाँ हैं कि समय लेने वाली हो, यानी फर्मेंटेशन में, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। फिर उत्पाद की उपज कम हो जाती है। मतलब चूँकि जब ये स्मॉल लेवल पे होता है तो फर्मेंटेड होने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमने डेवलप होता है, मिलता है, वो स्मॉल क्वांटिटी में ही रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें जिसका नाम है फेड बैच फर्मेंटेशन। फेड बैच फर्मेंटेशन बैच फर्मेंटेशन से थोड़ा सा उन्नत है। उन्नत का सेंस यानी इसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी में फर्मेंटेशन कर सकते हैं। फेड बैच में बैच फर्मेंटेशन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है और इसमें इस प्रक्रिया में ताज़ा तैयार संवर्धन माध्यम को समय समय पर संवर्धन तरल को हटाए बिना मिलाया जा सकता है। यानी इसमें जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो हमारी बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस थी उसमें एक ही माइक्रोब्स से फर्मेंटेशन किया जा सकता है, लेकिन इसमें माइक्रोब्स बार बार उसमें डेवलप किया जा सकता है। यानी बार बार हम माइक्रोब्स उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमें जो प्रोडक्ट मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हो। आगे हम बात करते हैं सतत किण्वन यानी कि
कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। अब कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन ये फेड बैच फर्मेंटेशन से भी ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा ही अच्छी किस्म की फर्मेंटेशन प्रोसेस है। यानी इसमें जो भी हम उत्पाद प्राप्त करेंगे वो और भी बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे होता है। जैसे कि इसमें घातीय चरण में बैच प्रक्रिया में ताज़ा माध्यमिक मिलाया जाता है और कोशिकाओं के साथ साथ माध्यम को समांतर रूप से वापस ले लिया जाता है। मतलब इसमें हम माइक्रोब्स को ऐड करते जाते हैं और उसके उत्पाद लेते जाते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है। अब अगर हम बात करें तो फेड बैच फर्मेंटेशन में, जैसे कि बैच फर्मेंटेशन में जो कर्व बना था वो शुरुआत में स्टार्ट होने के लिए पहली फेज़, दूसरी फेज़, तीसरी, और तीसरी फेज़ सबसे लंबी थी। फिर चौथी में, पाँचवीं, छठी में आते हुए ये डिक्लाइन हो रहा था। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट डेवलप होता है और फिर ये प्रोडक्ट देते हुए ये बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि इसमें माइक्रोब्स का डेवलपमेंट हम ऐड करते रहते हैं तो डेवलपमेंट होता रहता है और प्रोडक्ट्स हमें मिलते रहते हैं। इसलिए इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो लगातार हमें मिलते रहते हैं, जिस वजह से इसका नाम कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन रखा गया है। अब कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के क्या लाभ और क्या हानियां हैं, आइए उसको हम देखते हैं। सबसे पहला, उत्पाद लगातार बनता रहता है। क्योंकि हम इसमें लगातार माइक्रोब्स को ऐड करते रहते हैं इसलिए उत्पाद हमें लगातार मिलता रहता है। उत्पाद की उपज अच्छी होती है। इसमें हम बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी स्केल में जब फर्मेंटेशन कराते हैं तो हमें अच्छी क्वांटिटी के फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। समय और श्रम की बचत होती है, यानी इसमें समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। हानियाँ क्या हैं, इसकी कुछ नुकसान है, जैसे कि जटिल और संचालित करने में मुश्किल है। यानी अब कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो ये बड़े स्केल पे होती है तो इसको कंट्रोल करना इसको थोड़ा सा टफ बना देता है। अब हम बात करें फर्मेंटर्स की, यानी जो कि बायोरिएक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस एक स्पेशल इक्विपमेंट के अंदर होती है जिसको हम लोग फर्मेंटर्स यानी बायोरिएक्टर्स कहते हैं। इनमें फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम अपनी तरफ से कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं और जिस क्वांटिटी में उत्पाद हमें चाहिए हम उस क्वांटिटी में उत्पाद को पा सकते हैं। आइए हम फर्मेंटर्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है इम्पेलर। इम्पेलर जो होता है ये मिक्स करने के लिए, इसमें मटेरियल को मिक्स करने के लिए ये पार्ट रखा जाता है। अगला पार्ट है इसका बफल, जो कि एक पट्टी होती है। ये बाहर के एटमॉस्फेयर से अंदर के मटेरियल के रिएक्शन को होने से बचाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेन पॉइंट की, यानी जो भी मटेरियल हमें बन के फर्मेंटेड मटेरियल हमें बन के मिलेगा वो इसी पॉइंट से वापस निकाल लिया जाएगा। ये सैम्पलिंग पॉइंट होता है, यानी नमूना बिंदु। मतलब जो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस किस लेवल पे पहुंची है इसको जानने के लिए सैंपल की यहाँ से आवश्यकता पूरी की जाती है। इसमें हम एजिटेटर यानी इम्पेलर की बात करें, ये जो इम्पेलर्स हैं इनका जो साइज और इनकी पोजीशन है ये डिपेंड करता है कि फर्मेंटर की साइज के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन डिपेंड होती है। यानी ये फर्मेंटर की लंबाई का 1/3 दूरी या आधी दूरी ऊंचाई के लिए वो लगाया जाता है। यानी जो भी इम्पेलर्स हैं ये इस फर्मेंटर की या तो 1/3 ऊंचाई पे लगाए जाएंगे या फिर ये आधी ऊंचाई पे लगाए जाएंगे और इनके नंबर इस फर्मेंटर की लेंथ के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्टीरियर ग्लैंड या बेरिंग की, जो कि
4 बेसिक टाइप्स ऑफ सील्स असेंबलीज में उपस्थित होती हैं। पहली है पैक्ड ग्लैंड सील, दूसरी है सिंपल बुश सील, तीसरी है मैकेनिकल सील और मैग्नेटिक ड्राइव। अगली हम पार्ट की बात करें तो ये बेफल के नाम से जाना जाता है। दीज आर मेटल स्ट्रिप्स, ये 1/10 पार्ट होता है वेसल के डायमीटर का। ये अटैच होता है रेडियली, यानी लंबाई में कैप्सूल की लंबाई में, लेंथ में ये अटैच रहता है। कैप्सूल की लेंथ में इसको अटैच रखा जाता है। एंड वॉल एजिगेटेड ऑल साइज प्रिवेंट द वॉर्टेक्स। फिर अगली बात करें स्पार्जर की। इट इज़ अ डिवाइस इक्विप्ड टू इंट्रोड्यूस एयर इनटू द लिक्विड इन द फर्मेंटर, यानी फर्मेंटर में स्पार्जर की हेल्प से एयर की मनचाही मात्रा को इंटर किया जाता है। अब हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी स्पार्जर है या तो वो मैनुअली हो या फिर मैकेनिकली हो, हमें एयर की क्वांटिटी जितनी भी उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है उसको सेट करके रखना होता है। अगर वो मैनुअली है तो हमें मैनुअली उसको सेट करना पड़ेगा, या फिर अगर वो मैकेनिकली है तो हम पहले से ही उसको सेट रखते हैं। अब हम अलग अलग टाइप के फर्मेंटर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। किन किन तरीके के फर्मेंटर्स होते हैं। सबसे पहले बात करें कि द्रवीकृत तल बायोरिएक्टर्स, यानी फर्मेंटर जो द्रवीकृत तल के होते हैं, या लूप या वायु वाहित बायोरिएक्टर्स, फिर मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स और स्पंदित कॉलम बायोरिएक्टर्स। औद्योगिक रूप से 2 तरीके के फर्मेंटेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, एक वायवी और दूसरा अवायवी। जिसमें कि वायवी में अगर हम बात करें तो एक औद्योगिक वायवी किण्वक जो कि फर्मेंटर है, उसका डायग्राम हम देख सकते हैं। इसमें मोटर लगा होता है जो कि इम्पेलर्स को मूव कराता है, जिससे कि जो भी मटेरियल है वो आपस में मिक्स हो जाए, और ये इसके फ्लो को भी कंट्रोल करता है, रोटेशन को भी कंट्रोल करता है। इसमें कूलेंट जैकेट बाहर से लगा होता है, जिसकी वजह से जो भी कूलेंट यानी इस प्रोसेस में जो हीट डेवलप हो उसको कूल कर सके। फिर इसमें कूलेंट वाटर को ही रखा जाता है। नेक्स्ट बेफल होता है। बेफल के बारे में अभी आपने जाना। बेफल एक पट्टी होती है जो कि इसको वॉल के से रिएक्ट होने से बचाती है। देन नीचे प्राप्ति के लिए एक ओपनिंग होती है। यहाँ पे व्यूइंग पोर्ट होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस किस स्केल पे हो रही है। तो ये थी जानकारी हमारी यूनिट्स में अलग अलग टॉपिक्स की। हमारी बॉटनी की बुक जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये ठाकुर पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई यूपी कॉमन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है। ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। थैंक यू।